साल 1947 14 अगस्त की रात दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. उसी वक्त कुछ 100 किलोमीटर दूर कराची में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर घोषित कर रहे थे। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान की जनता को भी लग रहा था कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। दोनों देशों की शुरुआत लगभग एक जैसी थी। दोनों देशों को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी मिली थी। दोनों देशों को रिफ्यूजी क्राइसिस झेलना पड़ा था। लेकिन आज 75 साल बाद तस्वीर बिल्कुल अलग है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्लोबल स्टेज पे सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, और वहीं पाकिस्तान IMF और चीन के लोन के बोझ से दबा है। इन्फ्लेशन 25% से ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस से पाकिस्तान आज जूझ रहा है। तो आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक देश जो भारत के साथ आजाद हुआ था आज वो भारत से इतना पीछे रह गया? डिटेल से बात करते हैं आज के इस वीडियो में। Pakistan is facing its worst economic crisis. Pakistan is in crisis. Pakistan's economy, like the airplane, has crashed 23 times in the last 75 years. पाकिस्तान की हालत इन दिनों इतनी खराब हो गई है कि अब मजबूरी का नाम महंगाई कहा जा सकता है। Pakistan is facing deep economic distress. The country has a staggering $23 billion. Prime Minister Imran Khan's arrest, the country erupted. बात शुरू होती है 14 और 15 अगस्त 1947 को, जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया और पाकिस्तान को आजादी दी थी। ये आजादी बहुत जल्दीबाजी और हड़बड़ी में दी गई थी, इसीलिए दोनों देशों को स्टेट बिल्डिंग का मौका नहीं मिला था। माउंटबेटन जो इंडिया का लास्ट वायसराय था, उसने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, माउंटबेटन प्लान। इस प्लान को ओनली 72 दिनों में ही लागू किया गया। बेसिकली प्लान था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाए, और हुआ भी वही। इस जल्दीबाजी के कारण दोनों देशों को स्टेट बिल्डिंग का मौका नहीं मिला था। इसीलिए जब पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के टाइम पे ये तय करना पड़ा कि इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया के एसेट्स का बंटवारा और रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो, तो भारत को इस रिसोर्सेज का ज्यादा हिस्सा मिला, क्योंकि भारत के पास ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ज्यादा थी। और वहीं पाकिस्तान को 17% इंडस्ट्रीज मिली। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का रिजर्व 400 करोड़ था, जिसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को देने थे, और आर्मी में भी 30% हिस्सा पाकिस्तान को गया। और वहीं इंडिया के पास देश चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विसेज थी, और पाकिस्तान के पास ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भारी कमी थी। दूसरी तरफ भारत की राजधानी पहले से ही दिल्ली थी, जहाँ पार्लियामेंट, यूनिवर्सिटीज और मिनिस्ट्रीज सब रेडी थे। बट वहीं पाकिस्तान को एक नई राजधानी बनानी पड़ी। सबसे पहले उसने कराची को टेम्परेरी राजधानी बनाया, और फिर रावलपिंडी, और फिर बाद में 1967 में इस्लामाबाद। दोस्तों बात यह है कि पार्टीशन ओनली जमीन का बंटवारा नहीं था। पाकिस्तान शुरू से ही एक कमजोर नींव पे खड़ा हुआ था। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान के क्राइसिस में यही ओनली रीजन है, तो रुको। आजादी के 3 साल के अंदर भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और वहीं पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 9 साल लगे थे। मतलब जब 1951 में पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। हर कुछ साल में पीएम बदलते रहे थे, और जब 1956 में पाकिस्तानी लीडर इस्कंदर मिर्जा ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, तो उसके 2 साल बाद ही यानी 1958 में पहला मिलिट्री कू हुआ। जनरल अयूब खान ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर पावर अपने हाथ में ले ली थी, और इसीलिए पाकिस्तान में आज भी कहा जाता है, इन पाकिस्तान गवर्नमेंट्स चेंज, आर्मी रिमेन्स परमानेंट। और फिर इन सब प्रॉब्लम्स के चलते इंडिया ने एक तरफ मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी थी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शुरू से ही अमेरिका से लोन्स लिए थे और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यानी व्हीट और कॉटन पर फोकस किया था। इससे शॉर्ट टर्म पैसा तो आया, बट इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट नहीं बनी। 1960 में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया
से फास्ट ग्रो कर रही थी, बट ये ग्रोथ बहुत फ्रेजाइल थी, जिससे बाद में पाकिस्तान की डिपेंडेंसी IMF पे और बढ़ती गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आजादी के बाद एजुकेशन सेक्टर में अभी तक इतना बड़ा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। भारत के जैसे IIT एम्स नहीं बने थे, इसीलिए स्किल्ड मैन पावर की कमी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और कमजोर किया। बट यहाँ तक यानी 1970s तक भी चीजें इतनी बिगड़ी नहीं थी। जब पाकिस्तान बना था तो शुरुआत से ही उसमें एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान के बीच का 1600 किलोमीटर का इंडिया गैप। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी लाइट और मिलिट्री के पास थी। तो आगे चलकर जब 1970s में इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीती। PM उन्हें बनना चाहिए था, बट वेस्ट पाकिस्तान ने उन्हें पावर देने से मना कर दिया। रिजल्ट सिविल वॉर। इंडिया ने इंटरवेन किया। इंदिरा गांधी ने जेनोसाइड रोकने का रीजन दिया और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान का आधा हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बना। खैर ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की पहली बड़ी हार किसी बैटलफील्ड में नहीं हुई थी, वो अपने ही लोगों के साथ हुई थी, जो बाद में उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बनी। और फिर आगे चलकर 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान PM जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा दिया और बाद में इनको फांसी भी दे दी गई थी। जिया ने इस्लामाइजेशन पॉलिसी चलाई। बेसिकली इसमें मदरसा सिस्टम को प्रमोट किया गया। हुदूद ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें शरीयत कानून के हिसाब से सजा तय होती थी। और यही वो टाइम था जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को मुजाहिदीन बनाने के लिए अरबों डॉलर और हथियार दिए थे, जिससे पाकिस्तान टेरर नर्सरी का एक हब बन गया। इससे शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सट्रीमिज्म, तालिबान कल्चर ने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ तो US ने अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प ली और फिर से पाकिस्तान को अरबों डॉलर की एड मिली और अब पाकिस्तान एक पॉन या प्यादा बन के रह गया। और वहीं इसी टाइम पे ISI ने भी डबल गेम खेला। एक तरफ US से पैसा लिया तो दूसरी तरफ उसी पैसे से तालिबान को सपोर्ट किया। रिजल्ट, पाकिस्तान अंदर से बहुत अनस्टेबल हो गया। टेररिज्म, वायलेंस बहुत ज्यादा कॉमन हो गए और फिर से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स मोड में चली गई। यहाँ तक आते आते वॉर ऑन टेरर ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में एक बना दिया। फॉरेन मनी तो आया, बट पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई और आज इसी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 25% से ज्यादा है। आटा, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी सब चीजें महंगी हैं। पाकिस्तान की एजुकेटेड यूथ भी अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भरोसा खो चुकी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स गल्फ कंट्रीज या यूरोप और कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं। 2022 और 23 में 8 लाख से ज्यादा एजुकेटेड पाकिस्तानी देश छोड़ चुके हैं। मतलब जो लोग देश रीबिल्ड कर सकते थे वही अब पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान हर 2-3 सालों में IMF से बेल आउट पैकेज मांगता रहता है और अभी तक पाकिस्तान ने IMF से 23 बार बेल आउट पैकेज लिया है। और फिर आगे चलकर 2015 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन किया, जिसे शुरुआत में तो एक गेम चेंजर बताया गया था, बट रियलिटी बहुत हार्श थी। बहुत हाई इंटरेस्ट लोन थे, लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा कम हो रहा था और चाइनीज इंडस्ट्री को फायदा ज्यादा। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब चाइना किसी देश में प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन्स देता है तो उस देश में वो काम चाइना के वर्कर्स ही करते हैं, और जब प्रोजेक्ट पूरा होता है और कोई देश लोन वापस नहीं कर पाता तो उसके नॉर्म्स में लिखा होता है कि वो जगह अब चाइना की हो जाएगी। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। देखो दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान का पॉलिटिकली अनस्टेबल होना। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, उसको ग्रांट्स नहीं मिले, वो ग्रो नहीं कर पाया। बात यह है कि इंडिया के पास शुरू से ही नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे ग्रेट लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को स्टेबल किया था। और वहीं पाकिस्तान में मिलिट्री का ग्रिप शुरुआत से ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई सिविलियन लीडर पाकिस्तान में अपनी पॉलिसीज चला ही नहीं पाता। और इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी आज $0.4 ट्रिलियन है, जो हमारे महाराष्ट्र के GDP से भी कम है। तो अब आप बताओ कि पाकिस्तान अपना रास्ता कभी बदल पाएगा? क्या पाकिस्तान भारत की तरह कभी स्टेबल हो पाएगा, या ये डिक्लाइन अब परमानेंट हो चुका है? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागाज।